जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद्रपाल स्वागत करता हूं आपका सभी का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में, जो कि हमारा यूपी पुलिस 2026 भर्ती के लिए चल रहा है। ठीक है, सिपाही सीरीज़ के नाम से है। अभी आप लोगों को पता है कि हमारा जून में एग्ज़ाम है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप अगर जून तक इसको अच्छे से देखते रहेंगे तो गारंटी है कि आप लोगों को मैथ्स में सारे क्वेश्चन एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मेरे तरीके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कराने का अलग रहता है। मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा के बस आंसर लाना है मेरा पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये रहता है कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को देख के क्या सोच सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी सबसे फास्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन आजकल इसी चीज़ का रह गया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में कितना फास्ट बिना कैलकुलेट करे या कैलकुलेट भी करें तो सबसे फास्ट करके कितनी जल्दी आप आंसर ला पाएंगे, कितना जल्दी से जल्दी, खासकर मैथ्स के पोर्शन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया कि आप फटाफट करके उसका आंसर निकालें। ठीक है, तो इन सब तरीक़ों पे हम बात करेंगे। पिछला सेशन आपने शायद देखा होगा, इसमें मैंने सबसे बेस्ट और अच्छे से अच्छे तरीके आप लोगों को बताए हैं। आज भी इसी तरह से हम अच्छे तरीके बताएंगे, जिसमें जो भी तरीका बढ़िया से बढ़िया होगा हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होता है, दूरी बटे समय। जैसे यहाँ पे ट्रेन की दूरी ट्रेन की लंबाई कितनी मान लिया, ट्रेन की लंबाई बराबर हो गई x। ठीक है, तो क्या है, x लंबी मीटर लंबी है, x मीटर। ठीक, मान लिया इसको कितना 15.3 सेकंड में पार करती है। किसको? एक व्यक्ति को। अब व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, व्यक्ति हो गया, पोल हो गया, या कोई चीज़ हो गई नॉर्मल सी, तो उसको पार करने में केवल हम ट्रेन की ही डिस्टेंस को लेते हैं, ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। क्योंकि व्यक्ति और उसका कोई खास लंबाई होता है तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूरी। ठीक है, इतने से अब वही ट्रेन है। ठीक, अब वो क्या कर रही है कि ये क्या, दूरी बटे समय, ये क्या हो गई, चाल हो गई ट्रेन की। ये क्या हो गई, ट्रेन की चाल। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सब बता रहा हूँ, ट्रेन की चाल हो गई। अब ट्रेन उतनी स्पीड से ही क्या करती है, 196 मीटर लंबे पुल को भी पार करती है। तो x ट्रेन की लंबाई होगी और 196 मीटर लंबा पुल भी इसमें जुड़ा है, तब ये टोटल डिस्टेंस इतनी हो जाएगी बटे 43.3। ये भी क्या हो जाएगी, ट्रेन की चाल। ठीक, अब ये ट्रेन की चाल, ये भी है ट्रेन की चाल, ये भी, दोनों क्या है, सेम है। ट्रेन की चाल तो भाई सेम ही, तो दोनों को सेम कर देंगे तो x बटे 15 प्लस 0.3 x प्लस 196 बटे 43.3। ठीक, अब ये आ गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, अब ये यहाँ आ जाएगा 433x बराबर आ जाएगा 153x प्लस 196 गुणे 153। अब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 0.880x, सॉरी 3 बजे 280x। ठीक है, 280x बराबर 196 गुणे 153, या x बराबर 196 गुणे 153 बटे 180। अब इसको हम 9 से काट सकते हैं, 9 1 9, 9 7 63, 9 2 18 20। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट लो, 2 9 2 8, कितना आ गया, 98 गुणे 17 बटे 10। x बराबर आ गया 98 बटे 17। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, ये कैलकुलेशन, एक सेकंड इसको फिर से करते हैं। क्या है कैलकुलेशन करने का, क्या एक बार रुकना।
कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये पूर्णांक में आ रहा है तो पूर्णांक में ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 98 17 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्या, x/15/3 443 x + 196, ठीक। 433 इधर आ गया, में से 153 जाएगा, कितना बचेगा, 433/153 जीरो, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 3, 280। x बराबर कितना आ जाएगा, 153 × 196, 196 गुणे 153/280। ठीक है, अब इसको किससे 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 7 अट्ठे, अब इसको 7 चौक, अब इसको 4 से काट दें, 4 एकन 4 सत्ते, कितना आ गया, कितना आ गया ये 7 गुणे 153/10, मतलब कि 7 × 21, 7 पन्ना 35 और 2 37, 7 एकन 7, 3 10, 107.1। ये क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ट्रेन की गति। तो लंबाई बटे दूरी बटे समय बराबर होती है 4। ठीक है, तो दूरी यहाँ पे कितनी दे रखी है, 107.1/15.3, ये पॉइंट से पॉइंट कटे 1071/153। अब इसको आप किससे काट सकते हैं, 5 3 8 9, 9 से काट दो इसको, 9 1 9 और 9 1 9, 9 81 बटे 9 1 9, 9 7 17, 17 7, तो 7 मीटर प्रति सेकंड इसकी ट्रेन की चाल आ जाएगी। देखो इसमें कुछ नहीं था, मेन था कैलकुलेशन। ठीक है, तो मेन कैलकुलेशन था, तो उसी को करने में इतना टाइम लग गया। अब आप लोगों को पता नहीं इसमें समझ आएगा कि नहीं, पर हमारे पास जगह इतनी रहती है ये कराने के लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। देखो x क्या, ट्रेन की लंबाई मान ली। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उसको एक व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति को पार करती है तो उसकी चाल क्या, x/15.3 हो गई। फिर जब पुल या किसी उसको सुरंग या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की डिस्टेंस और उसका जो जिस चीज़ को पार करे उसकी जुड़ जाती है, उसको जोड़ के उसको पार करी 43.3 सेकंड में। अब ये ट्रेन की चाल तो सेम है, तो दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये बराबर कर दिया। अब ये बराबर करके यहाँ से हमने x की मतलब ट्रेन की लंबाई निकाल ली, वो आ गई 107.1। अब 107.1 लंबी ट्रेन 15.3 सेकंड में पार करती है व्यक्ति की, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 kg और सेक्शन बी के छात्रों का औसत 35 kg है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा। तो ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो क्या करना है, जो ये संख्याएं रहती हैं, छात्रों की संख्या ए सेक्शन में, ए और बी में, इनका क्या रेशियो निकाल लेना है। 36 और ये 44, तो क्या हो जाएगा, 9 चक्कू 4 नीमा 4 11, 9 और 11 के रेशियो में उन सेक्शन में विद्यार्थी हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। अब जैसे यहाँ से हम अगर पूरा निकालते तो 36 से इसको क्या 40 को गुणा करते, फिर 44 से इसको गुणा करते, फिर इन दोनों जोड़ के उसे भाग देते हैं औसत निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमको 9 से 36 को तो औसत बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल 9 गुणे 36 प्लस 11 गुणे 9 गुणे ये 9 गुणे 40 और 11 गुणे 35 बटे 11 9 20। अब इतने लिखना पड़ेगा। देखो औसत वैसे भी पूरा लिख के निकालोगे तब भी औसत सेम ही आएगा, ऐसे भी औसत आएगा। ये क्या है, इसको रेशियो में लेने से क्या है, तरीका शॉर्ट हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, 9 चौक 36 360, 11 इसको करेंगे 5 8 3 8 5
20। अब दोनों को जोड़ लो, 5, 14, 6, 7, 2 से भाग दे देंगे इसको, और 10 का ये, 2 3 6, ठीक है, 2 3 2 7 14, 2 दूना 4, और 2 पंचे 10, ठीक है, 200/10। अब ये कितना निकल के आ गया, 37.25 kg, ठीक है। सब कैलकुलेशन का खेल है, आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी था, औसत निकालना था, तो हमको क्या करना था, दोनों सेक्शन के, इसमें सबसे शॉर्ट तरीका यही, क्या कर सकते हैं, इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक। और उससे निकाल के हम यहाँ से क्या, इनको गुणा करके, और दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि हम क्या करें कि, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी, थोड़ा समझने में दिक्कत है। जैसे यहाँ पे 36 है, यहाँ 44 छात्र, एक को हम ले लेंगे, जो 36 वाले का 40 है, 36 का 40 है, ठीक है। अब हम इसको भी 40 ही बना लें, ठीक है। तो इसमें क्या, 5 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ से हम 5 एक्स्ट्रा लेके या तो इसको दे दें, या इसको मान लेंगे, तो इसका पूरा, इससे पूरा करने, इसमें से 5 एक्स्ट्रा वो करके, वो जितने एक्स्ट्रा छात्र आएंगे उनमें बांट के वैसे भी निकालते। वो वाला तरीका थोड़ा इसमें क्या है, एक्टिक पड़ेगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में एक का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, सॉरी, क्या है, 0.004 बटे एक्स बराबर 0.002। यहाँ पे पॉइंट कहाँ आएगा, यही पूछना चाह रहा है वो, 0.004 बटे 0.002। आपको कुछ ना समझ आए, इसके बाद 3 है, तो ऊपर 1 2, 1 के बाद 3 0, इसके पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो 1 के बाद 4 0, 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है। अब ये 2/10 बचा, 0.2 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि एक्स को निवेश किया, यदि निवेश साधारण ब्याज पर देय है, ठीक है, साधारण ब्याज पर देना है, और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 है, तो एक्स का वैल्यू क्या है। देखो, एक तो इसका तरीका है कि हम, देखो 10% आर बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है, RT, आर कितना, 10 है, अब ये कितना है, कितने साल को, 4 साल को, 10% गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 40% हो गया, 40% ब्याज मिल गया। कितनी राशि है, राशि हमेशा कितनी है, कंप्लीट मूलधन माना 100 है, वह पर 40% मिल गया, तो कितना टोटल हो गया, 40%, 140 हो गया। अब ये कुल राशि कितनी मिल रही है, एक्चुअल में कितना परसेंट में, वो 140%, मिल कितनी रहा, 21,000, तो 21,000 बटे 140, ठीक है। इसको कर देंगे गुणे, एक्स का मान पूछ रहे, एक्स का मतलब है कि राशि कितनी मानी थी, 100, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 7 तियाँ, 2 से ये 1500, कितना आ गया, 15,000 रुपये इसकी राशि आ जाएगी। समझ गए आई होप आप लोग कि भाई एक साल में वो, जैसे मान लो कोई राशि 100 थी, एक साल में कह रहा है 10% एक्स्ट्रा देता है, तो 4 साल में कितना देगा, साधारण ब्याज पे है, तो इसमें सक्सेसिव ऐसा कुछ नहीं लगेगा, हर साल 10% देना पड़ेगा, जितना अमाउंट है उसी का, ठीक है। तो 4 साल में कितना दे देगा, टोटल 40%, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब 140 रुपये है, वो 4 साल बाद देगा, एक्चुअल में कितना देगा, वो 21,000, ठीक है। तो 140 की वैल्यू हो गई 21,000, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे बटे 40 गुणे 100 करके यहाँ से निकालेंगे, 15,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। समरूप त्रिभुज के बारे में जान लो, एक त्रिभुज होता है समरूप, जिसका रूप एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। उनकी देखो, A B C P Q R,
इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस बराबर नहीं होती हैं, समझ रहे हो। ये डिस्टेंस बराबर छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। ये नहीं कि समरूप मतलब दिखते एक जैसे हैं, छोटे बड़े, जैसे दो भाई हैं दिखते सेम ही शक्ल के, लेकिन उनमें एज का गैप होगा, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बराबर भी जुड़वा भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो ये समरूप का मतलब है कि एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक जितना एक है उतने लंबा या चौड़ा दूसरा नहीं है, ये भी कह सकते हैं, हो भी सकता है, दोनों केस होगा। तो क्या कहेंगे, समरूप ने सर्वांग सम उनको कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि इनकी अनुपात भुजाओं का सेम रहता है। जैसे भुजाओं का ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन डी क्यू, ए पी क्यू, से जिस जो उसमें भुजा लोगे, जैसे इसमें ये ली, इसमें भी ये ली, पी क्यू। अभी इसमें जैसे नीचे वाली बी सी अपॉन, तो किसको लेंगे, क्यू आर बराबर ए सी अपॉन किसको लेंगे, पी आर, ठीक है। तो ये हमेशा, और ये क्या होता है इनका ए बी सी का परिमाप बटे पी क्यू आर का परिमाप भी बराबर होता है, बराबर ये होता है ए बी सी का क्षेत्रफल का स्क्वायर बटे पी क्यू आर के क्षेत्रफल का स्क्वायर, ठीक है। इसमें जितनी भी इसका समरूप त्रिभुज के बारे में बात होती है, तो इनका चाहे हाइट दोनों का, उनका रेशियो बराबर रहेगा, उनकी भुजाओं का जो परस्पर भुजाएं वो बराबर, उनका अनुपात, भुजाएं नहीं अनुपात बराबर रहेगा, सॉरी गलती हुई, कि ये जो भुजाओं का अनुपात है, ये इनका अनुपात जो आपस में बराबर रहेगा। किसी की भी पूछेगा इसको बराबर रख के हम उसको, जैसे मान लो ए बी पी क्यू बी सी दिया, क्यू आर पूछ दिया, तो हम ऐसे करके फट से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे उसका परिमाप का अनुपात दे दिया तो बोलेगा ए सी की लंबाई दे दी, पी आर पूछ लेगा, पता है। क्षेत्रफल दे दिया, दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो वो हम निकाल लेंगे। तो यहीं पे दो समरूप क्षेत्रफल अनुपात क्या करें, उनकी तदरूप भुजाओं के अनुपात के बराबर, दो समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता ना है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग भाई, ठीक है भाई। क्षेत्रफल का जो ये है, इनका भुजाओं, इनका स्क्वायर करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, तो भुजाओं का जो स्क्वायर करोगे वही क्षेत्रफल के बराबर आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका हिस्सेब 12 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एक फार्मूला याद रखना, आप लोगों को पहले भी बताया है, लासा पा एलसीएम गुणे एचसीएफ या मासा पा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उनका एचसीएफ कितना 12, एलसीएम मान लिया x है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 64, x की वैल्यू 12 7 84 12 दूनी 24, x बराबर कितना आ गया 72। इसमें कुछ नहीं करना था, सीधे 12 से इसको भाग देते थे, जो आंसर आता वही मार देते, ठीक, इतना करना था। ये आपको हमने समझाने के लिए बता दिया कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो या दो संख्याएँ दी हों, तो उनका गुणा, उनको गुणा नहीं करना, उनको गुणे में लिख के नीचे भाग दे देना, जिस जो एलसीएम या एचसीएफ जो भी दे, इन तीनों चारों में से कोई भी तीन चीज़ दी होंगी, चौथी हम निकाल देंगे, ठीक है। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल दो उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। दो उम्मीदवार हैं, मान लो ए और बी, ए को मिल गया 57%, लेकिन टोटल वोट कहीं, या टोटल क्या होता है 100% होता है कोई भी चीज़, तो 100% अगर जीते वाले मिल गए तो हारे वाले कितना मिल गया 43% मिल गया। अगर इतने वोटों से हरा दिया, हरा कितने वोटों दिया 6524 में, लेकिन एक्चुअल में इसको कितने ज़्यादा वोट मिल गए, ये 14% वोट, तो यही ज़्यादा मिल गए। अब इतने वोटों से हरा दिया मतलब इतने ज़्यादा वोट उसको मिले होंगे, तभी तो भाई वो जीत गया।
तो 14% की वैल्यू कितनी दी है, 65-24। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हारे हुए उम्मीदवार को वोट कितने मिले हैं, 43%। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 65-24/14। तो 43% की कितनी हो जाएगी, 65-24/14 गुणे 43। अब इसको क्या करें, 14 से इसको भाग दे दें। 14 चक्कू 56, हासिल लागे 5 9, 14 चक्कू 14 पंचे 70, 84, और कितना बच गया, 6 2 8 6, 84। ठीक है, तो 466 गुणे 43, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब मुद्दे की बात आ गई। देखो इतना तो हम निकालेंगे, 57 43 का 14। अब ये मेन बात फंस गई, 6 5। देखो अब मैंने तो यहाँ तक कर लिया, अब यहाँ पे बात फंस गई, 6 गुणे 43। अब हमको क्या करना है, इसको गुणा करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। लास्ट डिजिट देखें, क्या 6×18, लास्ट डिजिट 8 आनी चाहिए। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो किसमें है, इसमें, यही आंसर सही है। ठीक है, आप वहाँ तक भी कैलकुलेट नहीं करें, यहीं पे आपने लिख लिया कितना, 6524। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है, कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। क्वेश्चन देखो क्या सेट करना है, वो किस तरीके से करना है, वो तो हर कोई सेट कर लेता है ज़्यादातर। अब कितना जल्दी उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में बड़ा टाइम जाता है। ठीक है, तो ये लिख गया। उसके बाद नीचे क्या करना है, 14 गुणे 43। अब हम इसका लास्ट डिजिट तो चेक ही कर ली, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट ने, इसका हम डिजिट सम ले लेते हैं एक बार। इसका कितना, 6 6 12 4 16, 7 हो गया। इसका कितना, 8 3 11 2 13, 3 1 4, 6 2 8 5 13। ठीक है, 13 6 19 और 2 21, 21 मतलब 2 और 1 3, 4 2 6 1 7। ये डिजिट सम आ गए। डिजिट सम मतलब समझ रहे हो, इनको सबको जोड़ दो। इसको 6 को 4 में जोड़ा 10, 10 को 6 में जोड़ा 17, 17 आ गया। इसको फिर इनकी डिजिट सम कर दो, 7 1 8। ठीक है, तो ये 8 डिजिट सम हो गया। तो इसी तरह से जैसे लास्ट में सिंगल डिजिट रखना है जोड़ते हुए, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकी डिजिट सम कर दो, 6 5 11 2 13 और 4 17, 7 1 8 गुणे 4 3 7 बटे 5। ठीक, और ये 7 8 56, 6 5 11 2 बटे 5 आ गया। अब 5 को हम नीचे है, अब इसको 5 को कैसे ख़त्म करेंगे, नीचे देखो जीरो बनाना पड़ता है। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जीरो बन जाए, तो ऊपर और नीचे 2 2 से गुणा कर दो, तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा 10। इसका डिजिट सम कितना है, 4/1 बराबर 4 डिजिट सम। 4 डिजिट सम आना चाहिए, किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही। ऐसे ही यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या अगर यहाँ से आप 14 से काट लिए तो लास्ट डिजिट केवल देखो 8 लास्ट में आ रहा है, फट से कर दो। ये यहाँ से क्या, यहाँ से आपको डिजिट सम लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से लास्ट डिजिट देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना कुशल है, वह तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कह रहा है ए जो है बी से आधा कुशल है। मान ले बी 2 काम करता है तो ए कितना काम करता है, 3 काम करता है। फिर कह रहा है सी से 3 गुना कुशल है। मान लो सी 1 कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, 3। तो अब हमें क्या होता है कि ए बी का रेशियो निकालने के लिए एक तो तरीका वो बताया था, दूसरा क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे दोनों को सेम कर लें। तो यहाँ पे भी हम 3 कर लें, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रेशियो, इसको 3 1 3, इसको करेंगे 3 दूनी 6। ए बी का रेशियो 3 रेशियो 6, यहाँ पे ए और सी का रेशियो 3 रेशियो, यहाँ पे ए, यहाँ दोनों में कॉमन है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब सॉरी, ठीक है, 3 1 ये आ गया। ठीक है, 3 और 6 हो गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया, 3, बी का कितना 6 1। ठीक है, अब कह रहा है कि बी अकेले 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितना, एक दिन में कितना कर रहा है 6, तो 6 दिनों में कितना बी करेगा,
बराबर 36। टोटल काम 36 है। ये क्या टोटल काम, तो तीनों मिलकर 36 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 36 बटे तीनों के पीछे 3 6 9 और 1 10, 10 बटे 36 3.6 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन गड़बड़ हो गए, 3.6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ई ऑप्शन इसका लिख लो 3.6, या तो यहाँ पे इसको 3 को काट दो, इसको कर सकते हैं, 3.6 आंसर आएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया 3.6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या थी। जो बहुत तगड़े और अच्छे क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछे जाते थे। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में रहते हैं। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा है इसका क्वेश्चन, इसमें कितना सारा टाइम लगना है। तो आप लोगों को मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व करने को बताऊँ। पहला तरीका बताता हूँ कि इसको फटाफट कैसे करना है, दूसरा तरीका क्या बेसिक से कैसे करना है। देखो फटाफट करने का एक ही तरीका है कि इसका हम एलिगेशन लगा दें, पैदल और ये क्या है साइकिल। इससे क्या हमको ये जो निकाल रहे ये टाइम का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये साइकिल वाला कितना 12 किलोमीटर और एक्स टोटल दूरी 75 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा है। तो 75 बटे 8 कितना आ जाएगा, 8 नीम 72 बच्चे 3 8 3 24 8 7 8 3.9.357। एलिगेशन क्या होता है, इससे इसको माइनस करेंगे, 12 से इसको मैंने 5 2 6 11 में से 9 हो गया 2.625 रेशियो। इसको इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना 4.375। इनको अब हम कैलकुलेट करके इनका रेशियो निकाल लें। 25 से कट रहा है क्या, 25 एकम 25 25 25 और ये 25 एकम 25 कितना बच गया 13 5 18 25 छक्का 25 सत्ते 175 और 7 5 12 25 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 सेकंड 5 तियाँ और ये कितना हो गया 5 तियाँ 5 तियाँ। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 25 सेकंड 25 और 125 और 25 25 125 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 25 सेकंड 25 कितना बच गया 13 और 5 13 और 5 कितना हो गया 18 187। अब 25 छक्का 25 सत्ते 175 और कितना बच गया 7 5 12 25 25 125। ठीक, तो कितना आ गया 15 रेशियो 175। इसको 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15 5 तियाँ यहाँ कितना 25 25। इनके टाइम का रेशियो आ गया 3:35। ठीक, अब ये 3 जो है पैदल पूछा कितना एक्स द्वारा पैदल तय 3 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना तय कर लेगा, 3 × 5 बराबर 15 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमको केवल क्या करना था, एलिगेशन से ये इसका एवरेज स्पीड निकाल लेनी थी। यहाँ से इसको माइनस करके ये इसका रेशियो बस निकालना था, जो कि 3:35 आया। ये किसका हमेशा ये जब भी चाल दी होंगी तीनों और जब भी वो रेशियो निकल के आएगा वो टाइम का रेशियो निकल के आएगा, कितने घंटे चला कौन कितने घंटे चला। ठीक है, तो इस मेथड से ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड का है बेसिक मेथड है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि एक्स द्वारा पैदल चली गई कितना टी घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, टी घंटे लगते हैं तो और
टी घंटे एक्स तो बाकी कितना लगे 8 माइनस टी। इतना टाइम मान के इससे इसको वो कर देंगे कि टी गुणे 5 टी, ठीक है, प्लस 12 टी 8 माइनस टी प्लस में कर देंगे बराबर जो ये इसका स्पीड निकल के आएगा वो लिख के उसको सॉल्व कर लेंगे, टी का मान निकल आएगा और टी का मान निकल आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ये तरीका मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। इसको आप फटाफट करके बस इसको क्या है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी टफ पड़ेगी आपको कि इसका रेशियो निकालने में, ठीक है, ये फट से निकाल लेंगे हम लोग और इसका आंसर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करें। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब किसी चीज़ को पिघलाया जाता है, जैसे मान लो कि ये इतना बड़ा कोई बॉल था, लोहे का गोला था, ठीक है, उसको जब हम पिघला देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन उसका आयतन जितना उसमें मटेरियल यूज हुआ है वो उतना ही रहेगा। जैसे मान लो 10 किलो का था, चाहे उसको पिघला दो गला दो कुछ भी, वो रहेगा उतना 10 किलो ही, तो उसका आयतन सेम रहेगा। चाहे उससे कुछ भी बना दो, अगर जितना गोला था उतने मटेरियल कुछ भी आप आकृति दे दो, चाहे सिलेंडर दे दो, चाहे कोन दे दो, चाहे उसका डंडा बना दो, चाहे उसका चौकोर कुछ भी बना दो, उनका क्या है वो सेम ही रहेगा, आयतन उसका सेम ही रहेगा। तो इन चीज़ों में जब भी ऐसा होता है तो दोनों के आयतन हम सेम कर देते हैं। जैसे कह गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर किसका बनवा रहा है, शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से क्या 4/3 पाई गुणे आर क्यूब कितना 10⁻3, 1/3 पाई आर पूछा है, एच की वैल्यू कितनी 10 दी है, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 10 से 1 इसका 10 कट गया, 2 बच गया इसके, तो कितना आ गया ये 100 गुणे 4, 4 गुणे 100 बराबर कितना आर स्क्वायर आ गया, या आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400, तो आर बराबर कितना आ गया 20। आर की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब पूछा क्या व्यास हमसे पूछा है, व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणे 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ये देखना था जिसका रेशियो जो पिघला के जो बनाया जाए दोनों का बस आयतन सेम कर देना है, बाकी वैल्यू आपको पता है, इसको सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। एक सेट में 3 से शुरू होने वाला लगातार 5 पूर्णांक है, यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक घटा दिया जाए तो उसे सेट के औसत में कितने % की कमी की होती है। ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है 3 से शुरू होने लगातार 5 पूर्णांक, 3 से शुरू कर दो कोई पूर्णांक, कौन से हैं 3, 4, 5, 6, 7 यही हैं, इनका आयतन वो कितना निकलेगा औसत 7, 6, 13, 5, 18, 22, 25/5, 25/5 बराबर कितना 5 निकल के आ गया। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी इसको हटा दो, तो 7 जब 25 में से 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 18, और नंबर कितना एक कम हो गया, कितना बचा 4, 4 चक्कू, ठीक है, 16 और 4 5 4.5 बचा, कितना कम हो गया यहाँ से 0.5 कम हो गया, कितना था पहले 5, 0.50, 1/10 परसेंटेज निकाल लीजिए 100 से गुणा, तो 10% की कमी हो गई। बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, समझ गए होगे। कहीं से शुरू होकर 5 7 तक जाएंगे, इनको जोड़ो 25 होगा, उससे बड़ी 7 इसमें से घटा देंगे और वो निकल आएगा। निम्नलिखित तो कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है इनका गुणनफल 64 है। अब देखो इसमें क्या करेंगे 12 देखो इसमें क्या 64 है, मान लो x गुणे वाई बराबर 64 है। अब क्या करेंगे 12 के फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं सबसे बड़े 4 3 हो सकते हैं, 4 3 12, या इसको क्या कर सकते हैं सबसे बड़ा इसमें क्या 9, नहीं तो योग पूछ रहा है, योग मतलब कि अच्छा 4 3 सबसे बड़ा इसमें क्या 9 तक जा सकते हैं, +3 9 3 9 3 27, इससे ज़्यादा नहीं गुणा इसके आ सकती है,
एक और 8 चक्कू 32, या क्या कहते हैं 7 8 56, 56 से ऊपर इसके अंकों को जोड़ने पे नहीं जा सकते, तो ये का आंसर नहीं होगा। 8 हो ही नहीं सकता, जब 12 नहीं हो तो 8 भी नहीं होगा। 20 और 16 में है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 4 बराबर होता है 64, और 16 प्लस 4 बराबर 20 होता है। या इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 बराबर होता है 64, और 8 गुणे 8 धन 8 बराबर 16। अब हमसे क्या पूछा है, उसने कहा न्यूनतम की बात करिए। जब हमारे पास न्यूनतम 8 प्लस 8 16 हो रहा है, तो हम ये 64 16 प्लस 4 वाला क्यों लेंगे, न्यूनतम कौन सा हो रहा है 8 प्लस 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 8 16 भी होता है, 8 प्लस 64 भी होता है। और यहाँ पे हमने 16 और 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमसे उसने न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हमारे पास 8 8 हो जाएंगे। ठीक है, यदि x अपॉन वाई बराबर है 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर है 29, तो y का मान ज्ञात करो। सिंपल है, x/y बराबर 4/5, x की जगह y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 4/3y, 7 गुणे 4/3 5 y प्लस 6y बराबर 29, 7 चौक 28/5y प्लस 6y बराबर 29। ये कितना हो गया, 5 छक्का 30, 58y बराबर बटे 5 बराबर 29। या y बराबर कितना हो जाएगा, 29 एकन 2, 5/2 2.5, 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये एक ऑप्शन और ले लो 2.5, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ। अगर आपको इसमें ऑप्शन पे डाउट है 2.5, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से वाई की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकाल लो। चलो 2.5 4/5 गुणे वाई 2.5 25/10, 5 से 5 गए 5 दूनी 2, 2 आ गई। अब यहाँ पे रख दो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2.5, 20/25 आ गया, 4 से काट दो 4 चक्कू 4 5 4/5 आ गया। इसका मतलब वाई की वैल्यू 2.5, वाई बराबर 2.5 एकदम सही है। ठीक है, चेक भी कर लिया हम लोगों ने। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं था, यहाँ से एक्स की जगह पे वाई की वैल्यू रख देना, वाई एक्स का वैल्यू वाई के फॉर्म में रख देना, सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक अनुसार 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अच्छा, तो देखो इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन से चले जाओ। छोटी संख्या ज्ञात करो, 14, अगर यहाँ से 4 लोगे छोटी होगी तो बड़ी कितनी होगी 18, 6 लोगे तो कितनी होगी 20, 5 लोगे तो कितनी होगी 19, 7 लोगे तो कितनी होगी 21। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 60 उसका एलसीएम है दोनों संख्याओं का, क्या इसमें 60 आ सकता है, 3 है 2 है यहाँ पे नहीं है, 19 आ रहा है यहाँ पे, 19 में 2 नहीं है ना 5 में 2, यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2, ये 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि 4 और 18 का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो 2 आएगा, 6 और 20 का लेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 15 3 45। ठीक है, हाँ सॉरी, महत्तम समापवर्तक क्या, हाँ तो 60 है और वो, ठीक है 20 और 6 का कितना हो गया 20 गुणे 6, तो 20 में 4 और 5 है कितना 3 और 5 6 को 20 दिया 60, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको 18 और 4 वाले 18 4 का एलसीएम कभी 60 नहीं हो सकता, क्योंकि 60 लाने के लिए हमको क्या जीरो चाहिए, जीरो के लिए हमको 5 या 2 चाहिए, 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है। ठीक है, तो 5 ये नहीं होगा, तो इसका आंसर केवल बी सही होगा। जो एक और तरीका इसमें क्या आप कैसे देख सकते थे इसको, देखो सॉल्व करना तो
कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन है ये ऑप्शन से ज़्यादा बढ़िया से होते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि उसका HCF 2 है, तो 2 कहते ही वो संख्या 5 और 7 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें 2 का कोई फैक्टर है ही नहीं भाई। जब 2 है ही नहीं तो HCF कैसे होगा? ये तो दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। 6 और 4 में बचता है, ठीक है। 4 में भी 2 आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये चेक कर लें कि 60 LCM इसका कैसे बनेगा। 60 में तो हमको 3 भी 60 को करने के लिए हमको 3 भी चाहिए ना, 3 गुणे 20। लेकिन इसमें 4 में तो 3 है ही नहीं, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे 4 में 3, 3 किस में? एक ही ऑप्शन में, 3 गुणे 2 इसमें बी में, तो बी इसका आंसर हो पाएगा, ठीक। ऐसे आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं जिनका आप सॉल्व करने बैठ गए तो घंटों लगेगा, लेकिन ऐसे आप उसको फटाफट कर सकते हैं। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा 4:9 में कितना, बी को कितना अधिक यहाँ पे मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यही है। बस इतना इसमें करना था, कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। अगर आप अवेयर हैं और क्वेश्चन और उसका ऑप्शन देखना सीख गए हैं ना अच्छे से, तो जैसे हमसे पूछा कि बी को ए से कितनी कैंडियाँ मिली, आप यहीं रेशियो से ही देख लो। 4 इसको मिली, 9 इसको मिल रही, इसको कितनी ज़्यादा इससे मिली? 5 ज़्यादा मिल रही। तो जितनी भी कैंडियाँ मिलेंगी वो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 यहाँ से, तो 5 का तो मल्टीपल आना ही आना है। तो कितनी? यहाँ पे एक ही है 5 का मल्टीपल, जो कि 15 है, वही इसका आंसर है। आप देख भी लो, 9 4 13x, मान लो 4x 9x 13x हो गया 39। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। एक को मिली 12, एक को मिली 27, ठीक। अब बी को ए से कितनी अधिक मिली? इसको 27, इसको 12, तो 15 अधिक मिली, 15 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जब आपको ये चीज़ नहीं क्लिक कर रही तो ये वाली करनी पड़ेगी। पर इसमें भी 10 15 20 सेकेंड खा जाएगा। और इसमें क्या था, जैसे आपने देखा कि इनका अंतर 5 है, तो आंसर हमेशा 5 का मल्टीपल ही रहेगा। 5 ऐसे ऑप्शन मिल गए कि एक ही 5 का मल्टीपल है, फट से उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। 10% और 30% के 2 लगातार चिन्हित करने, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है थोड़ा, 10% और 30% और 2 लगातार एक्स्ट्रा मार्क करने पर, एक्स्ट्रा मार्क प्राइस करने में, मतलब कि उसने पहले 10% किसी चीज़ का रेट बढ़ा दिया, फिर 30% बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद उसने 20% की छूट दे दी। छूट पर एक वस्तु को 2288 में बेची, वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखो, इसमें एक तो तरीका, आप बेसिक से मान लो उसका 100 लागत मूल्य था, ठीक, उस पर उसने 10% बढ़ा दी, तो कितना? 110 हो गया। फिर उसने उस पर 30% बढ़ा दी, इसका 30% 33 हो गया, तो कितना हो गया? 143 हो गया। अब इस पर उसने क्या किया? 20% की छूट दे दी। अब इसका 20% हम निकाल लेंगे, कितना हो गया? 143 का 20% हो गया 28.6। अब 28.6 इसमें से घटा देंगे, 28.6 29, मतलब कि वो हो गया 14.4, 114.4 बचेगा। ये आ जाएगी वैल्यू, इतना को, ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब 2288 को 114.4 कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये किससे कट जाएगा? 2 से काट दें एक बार, या 4 से काट दो, 4 पंचे 2, 4 सत्ते 4 दूनी, ये क्या हो गया? 4 दूनी 4 8 4 छंग, 2 से काट लो, 2 दूना 2 8 2 छंग 2 इक्कन 2 चक्कू 2 तियाँ 143। ये का ये डबल है सीधा 286 भाई, 2 से इसको करो, 2 इक्कन 2 चक्कू 2 तियाँ 6 आ गया, ये डबल है इसका, ये 20 आ गया। तो सीधा 2000 रुपये इसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये इतना कैलकुलेशन है, तमाशा तामझाम करने से बढ़िया है, एक सिंपल तरीका है। 10 से बढ़ाया है चीज़ों को ना, 10% बढ़ाया, मतलब 10 से 11 की 30% बढ़ाया। 30% को क्या लिख सकते हैं हम? 30% बराबर 3/10 लिख सकते हैं।
भाई 30/100 आएगा, 0 0 कट गया, 3/10 से कितना हो गया, 3 बढ़ गया 13। फिर कहा 20% की छूट, 20 कितने की, 1/5, 5 से कितना हो गया 4। ठीक है, तो 10 500 ये हो गया, और 13×52 गुणे 11, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, ये लागत मूल्य हो गया। समझ गए। तो अब लागत मूल्य एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना दिया है, 2288 कितना है, 52×11। 11 से इसको काट दो, 208, फिर इसको 54 से काट देंगे, 18, 3 से कटेगा, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। छूट 10 से 3/10 का था, 13 कर दिया, तो 100 500, 13×52, सॉरी ये 52 है, 54 कर दिया मैंने, ये 52 है, 52, 11 से ये 208 हो गया, 13 से कटेगा, 13 इक्कन 13, 3×6 = 78, 13×4, 4×16। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब 4 वैल्यू एक उसकी आ गई, तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500×4 बराबर 20, 2000 ऐसे भी। ये क्या है, सिंपल सा आप लिख के, ये क्या लागत मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर इसको रख देंगे, तो 500 की वैल्यू निकालेंगे, सीधे निकल आएगा। इसमें क्या थोड़ा झमेला ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से मैं जो मेथड सजेस्ट करूँगा, ये वाला मेथड सजेस्ट करूँगा, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को इस टाइप के करें। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 में ख़रीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 400 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो, इसको आप लोगों को एक बार फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, तो यहाँ पे वो यूज होगा। अभी 12 पॉइंट ऐसा फंस गया नंबर कि आप इसको अगर नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो बहुत फंस जाओगे। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो उसने क्या किया, 600 का ख़रीदा, 40 उसके सिलक दिए, टोटल CP क्रय मूल्य कितना हो गया, 640 हो गया। ठीक, तो कह रहा है इतने का लाभ पाने के लिए किस कीमत पे बेचना है, तो 8 की थी, 1/8, 8 की थी, तो कितने के बेच दें, 1/8 है, तो इतना बढ़ाने कितना, 9 की बेच दे, मतलब कि 8 की चीज़ अगर 9 की बेच दे तो उसको 12.5% का फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, 12.5% बराबर 1/8, मतलब 8 की चीज़ 9 की बेच दी तो कितने का फ़ायदा हो गया, 12.5% का। ठीक है, तो 8 की चीज़ है, 8 की वैल्यू कितनी दी है, 640, कितना गुना है, 8, 80 गुना, तो इसको भी 80 गुना करें, 9×8 = 72, 720 रुपये। डी का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, परसेंटेज वाली 1 से 20 तक तो याद ही होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले यहाँ पे भी हम फ्रैक्शन वाले मेथड से जाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप अगर फंस गए, उलझ गए, तो आप यहाँ से अगर छूट को पहले निकालने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 12% लाभ किया, मतलब 10% है, तो कह रहा है 1/10 इसकी वैल्यू होती, तो 10 की चीज़ क्या CP हो गई, 1 बढ़ा के 11 की बेच दी, ये क्या 11 SP हो गई, 10 की चीज़ 11 की बेच दी। ठीक है, खरीदी कितनी की है, 2500 की, तो ये CP हो गया इसका, तो 2500/10, और SP कितना हो गया इसका, 11, तो कितना हो गया, 0, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 5 27। ठीक है, 2750 रुपये इसका क्या आ गया, SP आ गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2750, लेकिन एक्चुअल में हमसे पूछा क्या है, अंकित कीमत 12%, तो वस्तु की अंकित कीमत, अंकित कीमत पर भाई किसी चीज़ पे जाते हो तो उस पर मार्क प्राइस पड़ा होता है, कह देता है इस पर 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं या इतना छूट दे रहे हैं, तो क्या होता है, अंकित मूल्य पे छूट होता है, और छूट होने के बाद वो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य मिलता है। तो भाई कोई चीज़ है, जैसे उसको हमने मान लिया 100 की थी,
उस पर हमने 12% की छूट दे दी, कितने की बेच दी, 88 की। एक्चुअल में वो कितने की बेची, 27,750 की। तो 2750 की वैल्यू कितनी है, 88। निकालने कितनी, ये कितना अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस हमने 100 माना, 100 की है। तो ये 11×8 = 88, 11×2 = 11×5 = 55, ठीक है। अब क्या निकल के आया, 25×1000/8। अब 8 से इसको भाग दे दें 25,000 को, 8×3 = 24, 8×1 = 8, 8×2 = 16, 8×5 = 40, ठीक है। सॉरी, ये जीरो ने 8×5 = 40 हो गया। 3,125 रुपये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10% का लाभ हुआ, मतलब 10 की चीज़ है 11 की बेच दी, ठीक है। 1/10% का मतलब 1/10 की चीज़ 11 की बेच दी। अब 11 की, अब हमारे पास खरीदी गई, मतलब हमारे पास 10 की चीज़ जो सीपी है, जो क्रय मूल्य, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो वहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे। 10 का है, 10 की वैल्यू 2500 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 2750, ठीक है। अब हमारे पास एसपी आ गया। अब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का संबंध होता है भाई, मार्क प्राइस पे ही हम जो छूट देते हैं उसके बाद वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो वो कितना था, 12% था। तो हमने 100 की मान लिया, मार्क प्राइस पर 100 रुपये पड़े थे, उस पर 12% में छूट दे दी, तो कितने की हो गई, 88 रुपये की मिल गई। 88 की वैल्यू, 88 रुपये की बेच दी, लेकिन एक्चुअल में बेची कितनी, 2750 की। तो 2750 की वैल्यू कितनी है, 88। 88 से इसको भाग देंगे, अब 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही मार्क प्राइस आएगा। वही सॉल्व करके हमने 3125 ये निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा पूछे दुगने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये रुपए का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। कितने भी रुपए हो, ये रुपए से भी आपको एक बार बता, जैसे 1500 है, दुगने हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3000। कितना बढ़ गया, 1500, ठीक है। 1500 ब्याज मिल गया, कितने मूलधन कितना था, 1500 ही था, गुणे कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट था, 4। कितने साल के लिए, तो टी पूछ रहा है, बटे 100। ये फॉर्मूला आपको पता है ब्याज का, ठीक है। ये 1500 से 1500 कट गया, टी बराबर क्या आ गया, 100/4 आ गया, 25 वर्ष हो गया। अब यहाँ से ये 1500, इसका कुछ किसी का वही नहीं हो, महत्व ही नहीं था, ठीक है। जैसे कोई चीज़ था 100 से 100% थी, और वो कितने साल में 4% दर से 200% हो गई। दुगना का मतलब यही हो गया भाई, कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया, कितने 4% के उससे दर से, कितना साल लगेगा, 4 से इसके बाद तो 25%। इसमें इस चीज़ का कोई रोल ही नहीं था, सीधा डबल हो रहा है या 3 गुना हो रहा है, तो उसमें किसी वैल्यू या उसकी रोल ही नहीं, वो सीधे ही पता है कितना भी होगा डबल हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, रेट दिया तो वो निकल आएगा, टाइम दिया तो रेट निकल आएगा, ठीक है। 100 से 200 हो रहा है, कितना ब्याज हो रहा है, 100 कितने % की रेट है, 4%, कितने साल में होगा, 25 साल में, 25 साल में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपये 2 वर्ष में 11,144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए। देखो जब भी इस टाइप का, जैसे हम क्या करते हैं कि मान लो कोई चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं, मान लो उस पर इंटरेस्ट रेट 10% की दी है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 1/10, 2 वर्ष के होता है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, 10 से 11 कितना हो जाता है, ये 10 का स्क्वायर हो जाता है और ये 11 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास ये जो अमाउंट होता है वो होता है, और ये क्या होता है जो मिश्र धन होता है, इनका अंतर क्या होता है, जो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। अगर हमको ये चीज़ दी है भाई, मूलधन भी दिया और वो भी दिया है, मिश्र धन भी दिया है, और हमसे रेट पूछे, रेट कैसे निकलेगी, जब हमको इससे इसका रेशियो मिल जाएगा, इनका रेशियो मिल जाएगा, तो हम इससे रेट निकाल सकते हैं। तो हमको वही करना है। अब यहाँ पे हमको मूलधन कितना दिया है, 1000, मिश्र धन कितना दिया है, 11,144.9, यहाँ से क्या करें, ये जीरो। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका ये 2 जो जीरो, एक एक जीरो मतलब 100 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट में क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 49 है,
या 9 है। यहाँ पे देखो एक दो ही नंबर आ सकते हैं, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि किसका ये वर्गमूल ये निकालने के लिए देखो इसके आसपास का ले लेंगे। जैसे 100 है, 100 के आसपास का कितना 10,000 हो गया, और 11,000 है ये। ठीक है, तो ये 100 और 110 इसका कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका कितना 121। ठीक, अब ये 100 और 110 के बीच ले लिया 121। अब इसको देखो 1,000 एक 11,449 ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। ये देखो इसका ये है 107 का। इसका तरीका आप लोगों को बता दूं एक बार कि मुझे कैसे पता चल गया 107 का। देखो जब भी कोई 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर हो, 100 प्लस, देखो निकाल तो आप किसी भी इस नंबर का सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 100 प्लस 10 प्लस माइनस 10 होना चाहिए। जैसे 100 के ऊपर जैसे 102 का स्क्वायर पूछते हैं तो हमको सिंपली क्या करना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 0 4 लिख लेना है। अब 100 से ज़्यादा 102 है, ये 100 से कितना ज़्यादा 2, तो इसमें कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। ठीक है, तो 104 ये 102 का स्क्वायर हो गया। वैसे देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे समझ गया कि ये 102 ये 0 आएगा यहाँ पे। मैं इसका 7 का कैसे समझ गया, जैसे 107 का निकालना है इसी मेथड से, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 749 होता है। 107 में 100 से कितना ज़्यादा है 7, 107 में 7 जोड़ दो 114, यही निकल के आ गया। अब जैसे इसी चीज़ को मान लो 103 का निकालना है तो कितना निकलेंगे 03, ये 2 डिजिट लास्ट में जरूर लेंगे। 3 का स्क्वायर 03, 103 में कितना 100 से ज़्यादा 3 ज़्यादा 106, ये इसका स्क्वायर है। अब जैसे 100 से कम वाले का निकालना हो, जैसे मान लो हमको 95 का निकालना है, तो 95 का 5 का स्क्वायर कितना निकाले 25। अब ये 100 से कितना कम है 5। ठीक है, तो ये 95 से कितना घटा देंगे 5, 90 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमको 98 का निकालना है, कितना होता है 8 का स्क्वायर 8 64। ठीक है, 98 का निकालना। अब ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 96 94 96 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको देख के ये फटाफट वो कर लिया जज कि ये उसका स्क्वायर है। ठीक है, 107, तो 100 से 107 कितना बड़ा 7, 100 पे गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 7%। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका तुरंत वर्गमूल लेना है। ये तो बड़ा थोड़ा टिपिकल वैल्यू थी, कभी कभी बड़ा इजी वैल्यू दे देता, तो आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। आज की क्लास भी लंबी हो गई क्योंकि हम क्या होता है चीज़ों को थोड़ा थॉट प्रोसेस से लेके चलते हैं, समझाने की पूरा कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, और आप लोगों को अगर स्पीड कम लगे तो उसको 1.5 या 1.25 पे करके इसको देखना है। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत है उसको थोड़ा स्लो स्पीड में देख लेना, पर हर डेली का डेली क्लास देखेंगे आप तो आपको पक्का गारंटी है कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद सभी को।